तो आज इस वीडियो को जब मैं यहाँ पे होस्ट कर रहा हूँ, आई थिंक मेरे साथ यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शख्सियत हैं, जिनको मैं हमेशा बोलता हूँ कि ही इज़ द मैन ऑफ द आवर राइट नाउ। और मेरे साथ है शशि झा, हू इज़ हेडिंग लीगल एंड कंप्लायंस एट वसीरेक्स। एंड शशि, पिछले 1 हफ्ते से काफ़ी लोग जो कि क्रिप्टो एक्सचेंज में लीगल हैंडल कर रहे हैं, काफ़ी लोग उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी मीडिया में देखने को मिल रहा है कि क्रिप्टो बिल में क्या हो रहा है। एंड सो हाउ हैव यू बीन कीपिंग अप शशि अ, इन द लास्ट वीक? हाँ, अर्चित देखिए क्रिप्टो क्षेत्र में जो आज का दौर है ना बहुत ही रोमांचक दौर से गुजर रहा है हमारा भारत इस समय। सरकार जो है जो क्रिप्टो का जो कानून है उस पे काम कर रही है। हालाँकि अभी वो बना नहीं है, ड्राफ्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। जो वित्त मंत्री ने कल भी सदन के पटल पर कल कहा था कि सरकार जो है बहुत सारी चीज़ों को गौर करके फाइनल जब बिल बनाएगी, तो पब्लिक के लिए अवेलेबल होगा, डोमेन में आएगा, फिर हम उस पे डिटेल देखेंगे। लेकिन एक बात उभर के आ रही है कि सरकार ने ये साफ-साफ कहा है कि क्रिप्टो बैन नहीं होने जा रहा। अब उसको किस ढंग से रेगुलेट करें? जैसे अभी राइट। आप देखेंगे कि आज की डेट में जो भी हमारी वित्तीय संस्थाएँ हैं या फिर शेयर बाज़ार है या फिर जो निवेश का बाज़ार है, वो सारे रेगुलेटेड सेक्टर्स हैं। उसके लिए सरकार ने एक रेगुलेशन बनाए हुए हैं और रेगुलेटर्स भी अपॉइंट किए हुए हैं। क्रिप्टो के क्षेत्र में सरकार किस तरह से इसको रेगुलेट करने की सोच रही है, ये तभी हमें पता चलेगा जब हम बिल का ड्राफ्ट देखेंगे, जब वो पब्लिक डोमेन में आएगा। लेकिन अगर राइट। आप ग्लोबल जो इसका एक परिवेश है क्रिप्टो का, हर सरकार कोशिश कर रही है कि इसको किसी न किसी तरह से रेगुलेट किया जाए, ताकि जो क्रिप्टो में जो कुछ चीज़ें हैं जो अभी सरकारों को लगता है कि अच्छी नहीं है, उसको सुधारा जा सके। और राइट। इसके लिए आप देखिए इसमें एक ग्लोबल संस्था है, जो मल्टी कंट्री ऑर्गनाइज़ेशन है इसमें, मल्टी लैटरल ऑर्गनाइज़ेशन है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। उसका भारत भी एक सदस्य है और भारत सदस्य होने के नाते भारत के लिए ये एक तरह का कंपल्सन बन जाता है कि जो एफएटीएफ का जो रिकमेंडेशन आया है क्रिप्टो के क्षेत्र में, उसको या तो आप फॉलो करें या बिल्कुल इस तरह की किसी भी सेवा पे प्रतिबंध लगा दें। अब राइट। चूँकि वित्त मंत्री ने खुद ही कहा है कि प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं अगर आप, तो आपको उसको रेगुलेट ही करना है। तो उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं और वो लीगल डिटेल की चीज़ें हैं, तो उसमें ज़्यादा डिटेल नहीं जाएँगे बिकॉज़ वो राइट। फिर हम विषय तो मैं बहुत आपको रोकना चाहूँगा यहाँ पे। जी। आई थिंक मेरा आधा जवाब आपने मेरे पहले क्वेश्चन का दे दिया है। आई थिंक मेरा पहला क्वेश्चन जो आपसे रहता वो ये है कि आप इस क्रिप्टो बिल, एनएफटी और या डाओ जैसी जो नई इनोवेशंस हैं, इनको कानूनी दृष्टि से कैसे देखते हैं? देखिए, तो हमने ऑलरेडी अपना जो है अपना किया। अभी एनएफटी या डाओ डाओ जैसी जो डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गनाइजेशन है जो जो वर्चुअल वर्ल्ड में है, जो फिजिकली कहीं किसी देश में नहीं है, जिनका कोई पता नहीं है। उनपे क्रिप्टो बिल क्या होगा कि ये ज़्यादा एक बेहतर पारदर्शिता बताएगा कि ये चीज़ें कर सकते हैं आप इस देश में या नहीं कर सकते। क्रिप्टो बिल इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे ढंग से कर पाएगा। अगर आप एनएफटी को लेते हैं, तो एनएफटी क्या है? एनएफटी बेसिकली जो आपके पास डिजिटल एसेट है, उसको नॉन फंजिबल रिकॉर्ड के रूप में ब्लॉकचेन पे आप आज की डेट में कन्वर्ट करते हैं, मिंट करते हैं। सो वो तो अब आज भी इस देश में डिजिटल एसेट की के व्यापार में किसी किस्म का कोई प्रतिबंध नहीं है। और एनएफटी डिजिटल एसेट है तो सरकार उसको आगे भी इनकरेज करेगी। इस रेगुलेशन बिल के थ्रू हो सकता है कि उसमें हम ज़्यादा बढ़िया उसको कैसे बाज़ार को अ, अपने ढंग से रेगुलेट कर सकें, बाज़ार चलाने में ये भी ध्यान दे सकें कि जो बाज़ार में जो लोग हैं, जो निवेशक हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ कैसे प्रोटेक्ट हो सकें, उनका एसेट कैसे प्रोटेक्ट हो सके और जो कुछ हर जगह पे कुछ कुछ बैड एक्टर्स होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि अगर कोई वैसे लोग जिनको बाज़ार की समझ कम है, उनके मन भावनाओं से खेलकर उनसे उनके साथ स्कैम करें, उनके साथ किसी किस्म का फ्रॉड करें, तो ये रेगुलेशन उन चीज़ों पे मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक अंकुश लगाने में कामयाब रहेगा। रही बात डाओ की, तो मेरा अपना मानना है कि डाओ जो है वो ये सिंस वर्चुअल वर्ल्ड में रहता है, तो शायद सरकार डाओ के प्रति थोड़ा-सा नकारात्मक रुख रखे। बिकॉज़ फिर सरकार का उस पे कंट्रोल नहीं रहता है। तो अगर आप डाओ को प्रोत्साहित करेंगे, तो फिर आप ये कह रहे हैं कि भले ही वो कहीं कोई फ़िज़िकल एक्जिस्टेंस उसका नहीं है, लेकिन फिर भी वो हम उसको सपोर्ट करेंगे तो सरकारों के
मूलभूत जो विचारधारा है उसके विपरीत हो जाता है ये दाव का कांसेप्ट। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे थोड़ी-सी नकारात्मकता रहेगी। राइट। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। मेरा अगला सवाल जो है वो आपसे ये है कि क्या ब्लॉकचेन बिज़नेसेस और अदर सर्विसेज़ में दक्षता और पारदर्शिता में सुधार कर सकता है? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। ब्लॉकचेन जो ब्लॉक्स की श्रृंखला है, वो क्या करती है कि अगर आप कोई भी ट्रांज़ैक्शन करते हैं, जैसे आज की डेट में, हालाँकि ये मैं आपको एक उदाहरण के लिए दे रहा हूँ कि आज की डेट में आप मान लीजिए जाइए और एक कुछ ज़मीन खरीदिए, कहीं आपने कहीं 1 एकड़ ज़मीन खरीदा। तो आज की डेट में क्या होता है कि आप सब रजिस्ट्रार ऑफ़िस जाते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं, वो फिज़िकल रिकॉर्ड होता है, बहुत बार डिजिटल रिकॉर्ड भी होता है, कंप्यूटर पे रिकॉर्ड होता है, लेकिन डिजिटल रिकॉर्ड वो ऐसा है कि वो मैनिपुलेट हो सकता है। उसमें छेड़छाड़ की संभावना होती है और कुछ बुरे लोग कर सकते हैं। अगर वो चीज़ आज की डेट में अगर ब्लॉकचेन पे ट्रांसफ़र हो जाए, तो ब्लॉकचेन क्या है पूरी तरह से पारदर्शी है और ब्लॉकचेन में जो एक बार कोई चीज़ रिकॉर्ड हो गई, तो उसको आप बदल नहीं सकते हैं, बदलना बहुत मुश्किल है और आज की डेट में जो जो कंप्यूटर की कैपेसिटीज़ हैं अ, वो इतनी पावरफुल नहीं है कि ब्लॉकचेन को बहुत ढंग से वो बदल सके। अ, तो वो इस किस्म के ज़मीन के रजिस्ट्रेशन या ज़मीन के लेखा-जोखा के क्षेत्र में अगर ब्लॉकचेन का सरकारें जो है उपयोग प्रोत्साहित करती हैं, तो ये होगा कि एकदम पारदर्शी हो जाएगा। आप अपना रिकॉर्ड देखना चाहें कि ये जो प्लॉट था, ये प्लॉट किसके पास था? या इसे किसने खरीदा? फिर वहाँ से किसके पास गया? तो आप पूरी श्रृंखला देख सकते हैं। वैसे ही अगर आप ब्लॉकचेन को सिक्योरिटीज़ मार्केट में लाते हैं, आज की डेट में क्या होता है कि आप कोई नई कंपनी आती है, वो बोलती है कि मेरे 1 लाख शेयर हैं, ₹10 का 1 शेयर है, 10 लाख का वैल्यू हुआ। उसका अभी आज की डेट में फिजिकल ऑडिट होता है और मैंने आज की बात मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैंने 10 साल, 15 साल पहले ये भी देखा है कि बहुत बार ये भी हुआ है कंपनियों के साथ कि 1 लाख शेयर इश्यू किया है उन्होंने, लेकिन मार्केट में जो बिक रहा है वो 1.5 लाख बिक रहा है। मतलब 50,000 जो घोस्ट शेयर्स हैं ना, ये अचानक कहीं से आ जाते हैं, बिक रहे हैं। तो अगर वो शेयर का पूरा जो चेन है अगर ब्लॉकचेन पे करते हैं, तो इससे 2 चीज़ें होंगी। ये प्राइवेट कंपनीज़ के लिए भी उतना ही उपयुक्त होगा कि जो शेयर का स्वामित्व है, ओनरशिप है, उस पे डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज़, कब ट्रांसफ़र हुआ, किसने किसको बेचा, किसने खरीदा, ये सारी चीज़ें उस पे रिकॉर्ड हो जाएँगी और मार्केट पारदर्शी हो जाएगा। अगर आप सेटलमेंट के क्षेत्र में आज की डेट में जो सिक्योरिटीज़ मार्केट है, जो जो अ, हमारे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो मार्केट है, वो T+2 आज आपने अगर कोई चीज़ खरीदा-बेचा, तो 2 दिन बाद उसका सेटलमेंट होता है। अगर ब्लॉकचेन पे अगर वही चीज़ आप कर दें, तो ये सेटलमेंट इंस्टेंट हो सकता है, तुरंत हो सकता है। आपने शेयर खरीदा, आपके वॉलेट में ट्रांसफ़र हो गया। वॉलेट वो एनएसडीएल का वॉलेट हो सकता है, कुछ कोई और भी वॉलेट हो सकता है। तो उस क्षेत्र में भी बहुत सारी संभावनाएँ हैं। वैसे ही आप देखें जो आज की डेट में खासकर इस सरकार का जो एक फ़ोकस रहा है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है, जो जो भी गवर्नमेंट देती है, हमारे किसानों को देती है, बहुत सारे कमज़ोर तबके के लोगों को देती है। कृषि के लिए सब्सिडी देती है यूरिया पे, बाकी सारी चीज़ों पे, उर्वरकों पे। सो वो सारी चीज़ें अगर आप उसपे जो बेनिफिशियरी है, जो जिनको वो मिलना चाहिए, अगर वो ब्लॉकचेन पे उनका डेटा है और उसके बैंक अकाउंट से लिंक है, तो उसको पैसा मिला कि नहीं मिला, मिला तो किस दिन मिला, उसने किसी कब निकाला, वो सारी चीज़ें उस पे अंकित हो सकती हैं। तो जो गवर्नमेंट का जो आज की डेट में समस्या है कि वो ₹100 भेजती है, तो उसमें बहुत सारे लीकेज हैं बिचौलियों के चक्कर में। वो बहुत सारी संभावनाएँ वहाँ पे खत्म होती हैं। अब एक और ब्लॉकचेन की आपने बात करी बिज़नेस में, तो कैसे ये पारदर्शिता को बढ़ाएगा, इस पे एक और मैं आपको ध्यान होगा कुछ समय पहले करीब 10-12 साल पहले, भारत में सत्यम कंप्यूटर्स करके एक कंपनी होती थी, जिन्होंने अकाउंटिंग जो उनका था, बुक कीपिंग था, उसमें कुछ ये गोलमाल किया और जो उनके पास नहीं है, वो दिखाते रहे कि हमारे पास है, कि हमारे पास इतना पैसा है, इतना इन्वेस्टमेंट है, इतना ये है, इतना वो है। अब आज की डेट में अगर वो अकाउंटिंग ब्लॉकचेन पे होती, तो ऑडिटर के पास उसको चेक करने का, वेरीफाई करने का इंस्टेंटली ऑप्शन अवेलेबल था। उसको आप रिकॉर्ड को पीछे जाके चेंज नहीं कर सकते। तो वो स्कैम नहीं होता। वहाँ पे जो छोटे निवेशक हैं खासकर, उनका पैसा जो मार्केट में डूबा, वो नहीं डूबता। सो ब्लॉकचेन इन सारी चीज़ों में पारदर्शिता को बहुत बढ़िया ढंग से अगर इस्तेमाल किया जाए, तो अच्छी तरह से बढ़ा सकता है। उसके अलावा वैसे भी जो जो सरकार की परियोजनाएँ हैं, योजनाएँ हैं, अ, पॉपुलेशन कंट्रोल हो, सेंसस हो,
अब आज की डेट में कोरोना का टाइम है, तो जो टीकाकरण है, उसका रिकॉर्ड भी ब्लॉकचेन पे हो, तो कोई उससे छेड़-छाड़ नहीं कर सकता है, कोई नकली सर्टिफ़िकेट नहीं बना सकता है, कोई बनी हुई सर्टिफ़िकेट को अ, बदल के उसमें कोई चेंज नहीं कर सकता है, कुछ नई चीज़ें नहीं रख सकता। ये सारी चीज़ें हम इस्तेमाल ब्लॉकचेन के इस्तेमाल से अच्छी कर सकते हैं। ये हमारे जीवन को मुझे लगता है कि अगर इसको ब्लॉकचेन ऐसी तकनीक है कि अगर इसको ढंग से प्रोत्साहित करे हमारी भारत सरकार, तो ये हमारी बहुत सारी रोज़मर्रा की चीज़ों में बहुत ही अच्छा सुधार ला सकती है। हर क्षेत्र में इसका इम्पैक्ट है। ये आपका लैंड रजिस्ट्रेशन हो, व्हीकल रजिस्ट्रेशन हो, आपके फ़ोन का कनेक्शन हो, बिजली का बिल हो, पानी का बिल हो, हर चीज़ में ये अच्छा कर सकती है, ज़्यादा पारदर्शी कर सकती है। जी, हर चीज़। राइट। थैंक यू शशि। आई थिंक बहुत अच्छी तरीके से आपने डिस्क्राइब किया है ये। तो मेरा अगला क्वेश्चन ये है आपसे कि इस टेक्नोलॉजी से घोटालों की पहचान कैसे करें और उनसे कैसे सुरक्षित रहें? देखिए, टेक्नोलॉजी से घोटालों की पहचान जैसे अगर ब्लॉकचेन पे कोई चीज़ है, तो वो पारदर्शी है, सबको दिखता है। हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि वो ब्लॉकचेन पब्लिक ब्लॉकचेन है, प्राइवेट ब्लॉकचेन नहीं है। मतलब पब्लिक ब्लॉकचेन है मतलब कोई भी देख सकता है। जैसे आज की डेट में मान लीजिए बिटकॉइन है। अब आपके पास 2 बिटकॉइन हो, किसी ने आपके साथ घोटाला किया, आपका वो बिटकॉइन चुरा लिया और उसको कहीं और ट्रांसफ़र किया। मेरे अकाउंट में से मैंने ट्रांसफ़र कर लिया। तो वो उस ब्लॉकचेन पे दिखता है कि ये अर्चित के बिटकॉइन वॉलेट से ट्रांसफ़र हुआ है, शशि के बिटकॉइन वॉलेट में गया है। इस चीज़ को कोई बदल नहीं सकता। अब वहाँ पे बस यही एक आज की डेट में जो थोड़ा-सा उस तकनीक में एक और आयाम हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए बिटकॉइन जब बना था तो इस हिसाब से बना था कि जो बनाने वाले थे उनका ये मकसद था कि ये अनट्रेसेबल हो, ये पता नहीं चले कि किसके पास है। हालाँकि ब्लॉकचेन पे ट्रांज़ैक्शन दिखेगा, तो जो भी ट्रांज़ैक्शन हुआ है वो दिखेगा लेकिन किसने किया ये नहीं दिखता। इस चीज़ को हम इस गैप को भी फ़िल करने की कोशिश कर रहे हैं आज की डेट में नई तकनीक के द्वारा। हालाँकि अभी वो पूरी तरह से उसमें मैच्योरिटी नहीं आई है उस टेक्नोलॉजी में और आने वाले टाइम में और मैच्योर वो हो जाएगा टेक्नोलॉजी। लेकिन अभी जो है आज की डेट में ये दिखता ज़रूर है, आपके वॉलेट से कुछ निकला और वहाँ पे। सो उससे आप एट लीस्ट उस पर्टिकुलर वॉलेट पे अगर आप ध्यान रखेंगे थोड़े टाइम तक, तो उसमें जो भी ट्रांज़ैक्शन होता है, आपको दिखेगा। या फिर अगर वो वॉलेट से किसी एक्सचेंज में लिंक करते हैं, तो एक्सचेंज में अब जैसे भारत में लगभग सारे एक्सचेंज केवाईसी करते हैं जो भी वहाँ पे निवेशक हैं उनका। तो वहाँ पे पता चल जाएगा कि ये इस वॉलेट में गया है, इस एक्सचेंज के वॉलेट में गया है। वहाँ से एक्सचेंज के पास पता चल जाएगा कि अच्छा ये वॉलेट इसका है। तो वहाँ पे पता चल सकता है। साइबर क्राइम टीम्स को या किसी को पता चल सकता है। दूसरा आपने जो घोटालों की बात करी मैंने पीछे पिछले सवाल के जवाब में आपको बता रहा था मैं सत्यम के बारे में। अगर अकाउंटिंग ब्लॉकचेन पे होती है तो पहली बात तो घोटाला होता ही नहीं। अगर किसी ने फिर भी कोशिश करी घोटाला हो जाए, तो वो सीधे-सीधे दिख जाता है। तो इस हिसाब से देखें तो ब्लॉकचेन में उसके अलावा आज की डेट में देखिए बहुत सारी तकनीकें हम अपनी वज़ीरेक्स की बात करें, तो हम ब्लॉकचेन फॉरेंसिक्स का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास कुछ थर्ड पार्टी टूल्स हैं उसके लिए जो हम सिस्टम्स यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो भी ट्रांज़ैक्शन हो रहा है उसको मॉनिटरिंग के लिए हमारे पास टीम है। और वो देखती रहती है कि किस वॉलेट से क्या हो रहा है, कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है। हम ये भी देखते हैं कि हमारे वॉलेट से, हमारे किसी यूज़र के वॉलेट से किसी ऐसी जगह पे, किसी ऐसे वॉलेट में तो अ, आपके जो भी होल्डिंग्स हैं बिटकॉइन की या किसी और क्रिप्टो की, वो किसी स्कैम वॉलेट में तो नहीं जा रही हैं। और आज की डेट में हमारे पास ये तकनीकी क्षमता उपलब्ध है कि हम उसको रोक सकते हैं ट्रांज़ैक्शन। हालाँकि हमने वो अभी अ, चालू नहीं किया है बिकॉज़ हम नहीं चाहते कि उससे हमारे यूज़र्स को किसी किस्म का तकलीफ़ हो। हम पहले उनसे इस पे बातचीत करेंगे, समझेंगे कि क्या वो चाहते हैं ऐसा। बिकॉज़ हम अगर वो तकनीक आज की डेट में चालू कर दें, हम वो क्षमता जो है इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो आप कुछ भी ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास फ़िल्टर में आएगा, तो टाइम जो है ना ट्रांज़ैक्शन का वो थोड़ा-सा बढ़ता है। तो हमने उस चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि हमारे जो भी यूज़र्स हैं प्लेटफ़ॉर्म पे, उनको तकलीफ़ ना हो। तो कल को अगर यूज़र्स को लगता है कि ये ऐसी चीज़ है कि थोड़ा-सा टाइम डिले हो ट्रांज़ैक्शन में, लेकिन उससे वो ज़्यादा सुरक्षित रह सकें, तो हम ज़रूर करेंगे। तो वैसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी थ्रू घोटालों को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं, उसको ट्रेस कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं और मोस्टली हुआ है। बहुत काफ़ी सारे सक्सेसफुल जो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशंस हैं और कुछ और बहुत ही
क्रिमिनल एंटरप्राइज़ हैं, उनका ब्लॉकचेन के थ्रू ट्रेस हुआ है, उनको कानून ने पकड़ा है और जो कानूनी प्रक्रिया है उनके अगेंस्ट चल रही है। सो ये पॉसिबल है, ये हो सकता है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका इस प्रश्न का जवाब देने के लिए। तो मेरा जो अगला प्रश्न है वो आई थिंक प्रोबब्ली आई एम क्यूरियस एंड आई थिंक थोड़ा फ्यूचरिस्टिक है वो। वो ये है कि कैसे क्रिप्टो और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज़ दुनिया भर में आर्थिक स्वतंत्रता को सक्षम बनाती है? देखिए अर्चित, आर्थिक स्वतंत्रता के बहुत सारे आयाम हैं। अभी अब अगर आप किसी को कहते हैं कि आप आर्थिक स्वतंत्रता आपको कैसे मिलेगी, तो उसके लिए 2-3 चीज़ें, कुछ मूलभूत चीज़ें हैं जो आपको चाहिए। जैसे पहली बात तो जो आपका बाज़ार है, मार्केट है, वो खुला हो। कभी भी बंद बाज़ारों में आर्थिक स्वतंत्रता नहीं आई है। दुनिया में इतिहास अगर आप देख लें उठा के, तो जहाँ पे भी बाज़ार खुले हैं, जहाँ पे भी बाज़ार में निवेश की स्वतंत्रता है, आप अपना पैसा कहाँ लगाएँ, आप कौन-सा व्यापार करें, आप अपने पैसे कहाँ रखें, वहाँ पे हमेशा से बाज़ार में लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ा है। उन्होंने ज़्यादा मेहनतें की है, ज़्यादा पैसा कमाया है और अंततः क्या होता है कि वो देश भी थोड़ा-सा इससे प्रॉस्पर होता है। उसके अलावा अगर आप देखें, अगर दूसरा जो स्तंभ होगा, मैं कहता हूँ आर्थिक स्वतंत्रता के, कि जो आपके रेगुलेशंस हैं, जो आपके कानून हैं, वो कितने परिपक्व हैं, कितने एफिशिएंट हैं। मतलब वो इस लायक हैं कि वो नए जो जो नई तकनीक है, जैसे ब्लॉकचेन तकनीक है या फिर कुछ नया कुछ भी मार्केट में आता है। मार्केट जो है हर हर बार कुछ नई चीज़ें लेके आता है। तो क्या हमारे रेगुलेशंस उससे अलाइन हो रहे हैं? क्या वो मैच हो रहे हैं? क्या नए, अब अगर आप 1850 के कानून अगर आज के वक़्त की तकनीक में लगाएँगे, तो शायद इसका जो परिणाम होगा वो बहुत अलग होगा। तो एक दूसरा, मतलब एक आयाम ये भी देखना होता है कि क्या मज़दूरों को ट्रांसफ़र होने का, अपनी नौकरियाँ बदलने का, मतलब ये कानून जो हैं क्या समय के साथ वो आगे अ, आए हैं कि नहीं? समय के साथ बदले हैं कि नहीं? जो आज की वास्तविकता में वो फिट बैठते हैं कि नहीं? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तीसरा क्या होता है कि रूल ऑफ लॉ, एक तीसरा स्तंभ जो है, कानून का राज। अब कानून का राज आपने अ, फ़िल्मों के डायलॉगों में सुना होगा। आप अक्सर संसद की गलियारों में भी कानून के राज की बातें सुनते हैं और बहुत बार चौक-चौराहों पर धरना प्रदर्शनों में भी कानून की बात सुनते हैं। और बहुत बार हमारे जो जो जज साहब कोर्ट के हैं, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, वो भी जब किसी कार्यक्रम में आते हैं तो कानून के राज की बात करते हैं। बट कानून का राज है क्या? इस चीज़ को समझना हमारे लिए ज़रूरी है। कानून का राज है कि अगर कोई कानून है, तो वो कानून लागू भी हो, उस कानून को इम्प्लीमेंट भी किया जा सके। उसमें क्या है कि मान लीजिए प्रॉपर्टी लॉ, आपकी प्रॉपर्टी है। अब मैं बाहुबली हूँ, मैंने आपसे छीन लिया। तो कानून के राज का मतलब है कि आप कानून के दरवाजे पे जाइए, खटखटाइए और कानून आपको आपको वापस प्रॉपर्टी दिलवा दे। वो है कानून का राज। दूसरा, कानून के राज का एक दूसरा आयाम है कि जो सरकारें हैं, वो उनके अंदर कितनी इंटीग्रिटी है, उनकी नीयत कैसी है। अगर उनकी नीयत में कहीं खोट होगा तो फिर कानून के राज में थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो सकता है। और तीसरी चीज़ है कि हमारा जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है, वो कितना इफ़ेक्टिव है और कितना एफ़िशिएंट है। मतलब अगर आज की डेट में अगर आप कोर्ट में जाएँ, लोअर कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, तो अगर आपको टाइम पे जस्टिस नहीं मिले, तो होता क्या है कि जस्टिस तो मिले, लेकिन अगर टाइम पे नहीं मिले तो अल्टीमेटली उसका जो प्रभाव है वो कम हो जाता है। सो कानून के राज जो है, इकोनॉमिक फ्रीडम का एक बड़ा ही क्रिटिकल, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्तंभ है और इस चीज़ को अगर आप इकोनॉमिक फ्रीडम किसी भी देश में चाहते हैं, तो इसको बहुत ही मजबूत करना होगा, इसको परिपक्व करना होगा। चौथा जो एक आयाम है कि गवर्नमेंट जो है आपकी, उसका साइज़ कितना है? बिकॉज़ देखिए, अगर गवर्नमेंट बहुत विकराल रूप लेके बहुत बड़े साइज़ का हो जाए, तो होता क्या है कि जो जो सीमित संसाधन हैं, वो सारे उस व्यवस्था को सँभालने में खर्च हो जाएँगे। तो जो बाकी चीज़ों में निवेश की संभावनाएँ हैं, जो जो सरकार का दायित्व है, उसमें जो उनको अ, पैसे लगाने हैं, उन चीज़ों के लिए बहुत कम पैसा बनेगा। तो आप सरकार के साइज़ को ऑप्टिमल होना चाहिए, अगर इकोनॉमिक फ्रीडम आपको चाहिए। दूसरी बात कि जो देश में
तो कर, टैक्स है, टैक्स सिस्टम है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है। पहली बात तो कितना एफिशिएंट है, कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है? और कितना ओवरऑल बर्डन हर एक के ऊपर आता है। अब हमारे जैसे देश में जहाँ पे 3% या 5% टोटल टैक्स पेयर्स हैं, पूरी आबादी के अनुपात में। वहाँ पे टैक्स बर्डन हमारे लिए थोड़ा-सा एक एक इश्यू हो सकता है, समस्या हो सकती है। लेकिन जब तक उस बेस को बढ़ाएँगे नहीं, तब तक टैक्स का कलेक्शन कम हमेशा कम रहेगा और सरकार के पास जो भी फिस्कल डेफिसिट है, जो भी कम हो रहा है, उसको पूरा करने के लिए वो हमेशा कोशिश करेगी कि जो एक्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं, उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बोझ डाल के ज़्यादा पैसे इकट्ठा करें। तो टैक्स बर्डन उनके ऊपर बढ़ेगा। और आखिरी एक इस संदर्भ में फिजिकल फिस्कल हेल्थ कैसा है देश का? देश में जो जो आर्थिक जो सरकार जो भी आपसे हमसे टैक्स लेती है और उसके अपने जो आय के स्रोत हैं और जो खर्चा कर रही है, उसमें कितना फ़र्क है? ये ये सरकारों की बात छोड़ दीजिए, अगर मैं ₹100 कमाता हूँ और ₹150 खर्च करता हूँ, तो ₹50 का जो गैप है, वो कहाँ से लाऊँगा हर महीने? सो ये एक एक और एक आयाम है। अगर इस चीज़ को आप क्रिप्टो में देखें कि कैसे इकोनॉमिक फ्रीडम ला सकता है क्रिप्टो। हमें लगता है कि क्रिप्टो अगर ढंग से प्रोत्साहित किया जाए, क्रिप्टो में वो संभावनाएँ हैं कि ये इकोनॉमिक फ्रीडम काफ़ी लाने में मददगार साबित हो सकता है। उसका अर्जित एक एक चीज़ देखेंगे कि क्रिप्टो जो है वो वैश्विक है। ये किसी देश पे आधारित नहीं है, या किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में कंसंट्रेट इसका नहीं है। ये वैश्विक है, इस पे किसी एक सरकार का कंट्रोल नहीं है। ये एक तरह से अ, हालाँकि ये शब्द मैं किसी और शब्द के अभाव में इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये एक तरह से शाश्वत है, ब्लॉकचेन है, जिस पे किसी का कंट्रोल नहीं है। अभी ओपन है, ग्लोबल है, तो इसका ये होता है कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहें, तो आपको किसी से पूछना नहीं पड़ता कि मैं इन्वेस्ट करूँ या ना करूँ। आज की डेट में आपके पास एक मोबाइल है, इंटरनेट कनेक्शन के साथ, या फिर कंप्यूटर है इंटरनेट कनेक्शन के साथ, आप अपना वॉलेट बना सकते हैं। हमारे जैसे वजरेक्स जैसे प्लेटफ़ॉर्म में अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और आप क्रिप्टो खरीद-बेच सकते हैं। सो ये आपको जो अभी तक अब शेयर मार्केट में सबकी पहुँच नहीं है। शेयर मार्केट बड़ा ही एक कंट्रोल्ड मार्केट है, जिसमें थोड़ा-सा प्राइस प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत बार मार्केट के पुश एंड पुल के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों पे निर्भर करता है। क्रिप्टो वैश्विक है, इसमें किसी के द्वारा प्राइस मैनिपुलेशन का जो चांस है ना, वो बहुत कम है। सो वो एक चीज़ आपको देखनी होगी। दूसरी चीज़ क्रिप्टो में ये है कि अब हम पीछे पारदर्शिता की बात कर रहे थे, दक्षता की बात कर रहे थे। ब्लॉकचेन की जो पूरी श्रृंखला है, उसमें एक बार अगर किसी भी के ट्रांज़ैक्शन, जैसे आज की डेट में मैं कहता हूँ कि अर्चित ने 5 बिटकॉइन खरीदे, तो वो उसमें रिकॉर्ड हो गया ब्लॉकचेन में। ब्लॉक्स बने, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक बनते गए। अब उसको कोई डिस्प्यूट कल को फ्यूचर में नहीं कर सकता, बिकॉज़ वो है, उसको बदलना मुश्किल है। नामुमकिन नहीं कहूँगा, मुश्किल है। तो आपकी जो निवेश है आपका, या फिर आपकी जो संपत्ति है, अगर वो ब्लॉकचेन के लेजर पे है, क्रिप्टो में है, तो ये आपके पास है। अगर आप इसको लेके, मान लीजिए आप आज के डेट में भारत में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ से किसी और देश में जाना चाहते हैं, तो अगर आज की डेट में आपके पास ज़मीन है, मकान है, उसको लेके जाएँगे तो पहले आप उसको बेचते हैं, जो भी आपको भाव मिले। फिर आप उस पैसे को बाहर भेजते हैं। क्रिप्टो डिजिटल एसेट है, फिजिकल कुछ नहीं है। आप अपने वॉलेट से, आप वॉलेट तो आपका अपना है, आप कहीं भी रहिए, आप उस वॉलेट को आप एक्सेस कर सकते हैं, उस वॉलेट में लॉगिन कर सकते हैं, वहाँ से आप अपना पैसा वापस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक तरह से आपको इमिग्रेशन में, या फिर एक एक देश से दूसरे देश में जाने में भी सुविधा होती है। और आपने कुछ मतलब मुझे लगता है कि अगर आप समाचार पत्रों में देखें, न्यूज़ जो आते हैं उनमें देखें, खासकर वैश्विक न्यूज़, तो उसमें एक चीज़ आपने गौर करी होगी कि बहुत सारे ऐसे देश हैं दुनिया में, जिन पे डिक्टेटरशिप है, और वो जो तानाशाह वहाँ का है, वो अगर आपकी शक्ल उसको अच्छी नहीं लगी, या आपकी कोई बात उसको अच्छी नहीं लगी, तो आपकी जो संपत्ति है वो कब्ज़े में कर लेता है। बोलता है कि आपकी सारी संपत्तियाँ जब्त। वैसी स्थिति में अगर वो संपत्ति आपके पास उदाहरण के लिए क्रिप्टो में है, अगर आपका निवेश क्रिप्टो में है, आपके पास कुछ बिटकॉइन है जो आपने ऑनलाइन वॉलेट में रखा हुआ है,
तो कोई भी तानाशाह उसको कब्ज़े में नहीं रख सकता, उसको कॉन्फिस्केट नहीं कर सकता। ये भी एक चीज़ है। हालाँकि हमारे देश में, हमारे परिवेश में ये शायद उपयुक्त नहीं है, लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ पे बहुत सारी ऐसी कंट्री के लोगों ने, जहाँ पे शासन जो है तानाशाही है, वहाँ पे क्रिप्टो को बढ़ावा दिया है। आप उदाहरण देख सकते हैं और आपको ये दिखेगा। इसके अलावा सर एक चीज़ और देखिए, जो क्रिप्टो है, क्रिप्टो जनरली ये अनबायस्ड है। ये भेदभाव नहीं करता। ये नहीं देखता कि आपके बच आप गोरे हैं, काले हैं, आपके चमड़े का रंग क्या है, आप क्या खाना पसंद करते हैं, क्या पीना पसंद करते हैं, आपका जाति क्या है, आपका धर्म क्या है, आप पढ़े-लिखे हैं, तो किस किस्म की पढ़ाई की हुई है, आपका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है, आपकी सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है, उससे उसको कोई लेना-देना नहीं। आप अपना वॉलेट क्रिएट करिए, अपने मोबाइल से या अपने कंप्यूटर से आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करिए। सो ये अनबायस्ड है, ये सबके लिए है। इसमें कोई रिज़र्वेशन नहीं है, कोई क्लास बैरियर नहीं है। सो ये क्या होता है कि ये आपको एक आज़ादी देता है, हर कोई इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, ये सबके लिए है। क्रिप्टो इज़ फॉर एवरीवन। मतलब ये किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, इसमें किसी भी किस्म का अब आपने सुना होगा, पीछे समाचार पत्रों में आता रहता है कि कुछ ऐसे दिल्ली में या क्लब हैं, जहाँ पे कहते हैं कि आप एक एक स्पेसिफिक परिधान में हैं तभी आपको एंट्री देंगे, अदरवाइज़ नहीं देंगे। सो क्रिप्टो नहीं है। आप चाहें तो आई थिंक आप वो कहना ये चाहते हैं कि क्रिप्टो जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है ऑन द बिल्कुल, काइंड ऑफ। या बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सो आप इन सारी चीज़ों को देखें तो देखिए, क्रिप्टो को अगर ढंग से सरकारें प्रोत्साहित करें, तो ये अभी आज की डेट में बैंकिंग सिस्टम में एक्सेस जो है, खासकर जो जो समाज का वो तबका, अ, जो मनी लेंडर्स जो गाँव के हैं, सूदखोर साहूकार, उनसे जो पैसे लेता है, वो क्रिप्टो के थ्रू आसानी से आप किसी और से बहुत ही सस्ती दरों पे ले सकते हैं, अगर इसको सरकार रेगुलेशंस के थ्रू अलाउ करती है, बोलती है कि आप कर सकते हैं ये बिज़नेस, राइट? उसके लिए डीफाई आज की डेट में है, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। जो जो दुनिया में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और जो पारंपरिक जो बैंकिंग सिस्टम है, उसको चैलेंज भी कर रहा है। इसमें क्या है कि आपको जो बैंकों का जो जो एक इनएफिशिएंट वे ऑफ वर्किंग है, जो आज की डेट में जो पेमेंट सिस्टम्स है, उसमें जो अ, इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, वो क्रिप्टो उसको ठीक करता है। वो चीज़ों को सस्ते में आपके लिए उपलब्ध कराता है। वही चीज़ आज आज की डेट में आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है, अ, हालाँकि हमारे देश में यूपीआई ने काफ़ी हद तक उसको ठीक किया है, बट दुनिया में अगर आप इसको देखें, तो अगर आज की डेट में आपको से इंडिया से अ, अमेरिका या इंग्लैंड ट्रांसफ़र करना है पैसा, तो मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर 2000 यूरो आप ट्रांसफ़र करते हैं भारत से जर्मनी या फिर किसी और यूरोपियन कंट्री में, तो आपको कम से कम जो एक तो गंदा रेट मिलता है एक्सचेंज का, उसके अलावा जो ट्रांसफ़र चार्जेज़ के नाम पे जो भी ट्रांसफ़र की एजेंसी है या बैंक है, वो आपसे 3 से 4000 रुपए ले लेता है $2000 में, 2000 यूरो में। अगर आप क्रिप्टो से करना चाहें, तो आप एक्सचेंज फ़ी देते हैं। उसको वॉलेट से ट्रांसफ़र कर लेते हैं, वहाँ पे वापस एक्सचेंज फ़ी देते हैं। जो टोटल एक्सचेंज फ़ी है, वो बहुत बार 0.1% होता है या 0.2% होता है। तो आपका ओवरऑल खर्च दोनों साइड मिला के मतलब हार्डली 2% 0.2%, 20 पैसा से भी कम है। तो एक तरह से ये आपको वही चीज़ सस्ते में, तुरंत, ज़्यादा एफ़िशिएंटली, बिना किसी फ्रॉड की संभावना के करने की आज़ादी देता है। वही है, आप इसको इस्तेमाल करिए, इसको प्रोत्साहित करिए, हमारी यही आकांक्षा है, हमारी यही अपेक्षा है कि सरकार इसको, इस नई तकनीक को, जो भारत के जो जो खासकर हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि डिजिटल इंडिया हो, तो डिजिटल इंडिया अगर ढंग से आप उसको प्रोत्साहित करना चाहते हैं, तो ब्लॉकचेन का जो पूरा इकोसिस्टम है, आपको उसको प्रोत्साहित करना होगा। उसकी अस्सी अच्छी चीज़ों को ऊपर लाना होगा, उसको अ, नॉरिश करना होगा। हमें लगता राइट, है कि बहुत बढ़िया आगे जा सकते हैं इसमें। राइट। वेल, आई थिंक अभी तक मैं काफ़ी लोगों को होस्ट किया था, तो पीपल यूज्ड टू टॉक फ्रॉम देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यूज़, पर ये पहली बार होगा कि क्रिप्टो को हम कानूनी दृष्टि से आपने बताया है और बखूबी बताया हमने, शशि। तो आई थिंक इन द एंड आई वुड से इट वाज़ अ प्लेज़र होस्टिंग यू।
मेरे को बहुत मज़ा आया, जो आपने अभी ये बातें कहीं, और आई थिंक इसमें से काफ़ी काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेटिव है। और या वी होप दैट इंडिया काइंड ऑफ टेक ऑल द पॉजिटिव थिंग्स फ्रॉम दिस ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो टेक्नोलॉजीज़। और हमें जॉइन करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद अर्चित और हम ये आशा करते हैं कि हमारी जो आज की बातचीत है, इससे कुछ लोगों को जो क्रिप्टो के क्षेत्र में थोड़ा-सा और जानकारी मिलेगी और इसको वो ज़्यादा ढंग से समझ पाएँगे। धन्यवाद। बिल्कुल, थैंक यू शशि।